नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत के दावेदार पार्ट 2। इधर भैया, भूख लगाई है, क्यों ना यहाँ रुककर अपने साथ लाए लड्डुओं को खा लें। तुम ठीक कह रहे हो जयरावत, मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन पहले जरा विश्राम कर ले। उधर उन तीनों की खोज में मंजरी, सुदीक्षा और धन लक्ष्मी भी राजपुर से काफ़ी दूर निकल आई थी। कितनी दूर आ गई हैं हम तीनों राजपुर से, लेकिन अभी तक युवराजों का कहीं अता पता नहीं है। कहाँ चले गए वे तीनों? मंजरी बहन, लगता है उन तीनों की खोज में हमें बहुत दूर तक जाना होगा। ऐसा ही लगता है। तभी ओह, यह एकाएक आंधी कैसे चलने लगी? अभी कुछ देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। आंधी में एकाएक बला की तेजी आ गई। मंजरी बहन, बचाओ! हे भगवान, यह क्या कर रहा है तू? बचाओ! और तीनों सहेलियां आंधी में एक दूसरे से बिछुड़ गई। इधर आंधी का तीव्र प्रकोप उस वन में और भी ज्यादा था, जिसमें हिरावत और उसके दोनों भाई पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ओह, मुझे तो मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। धूल आंखों में घुसी जा रही है। तभी हवा का एक अत्यंत वेग भरा झोंका आया, जिसमें तीनों भाई उड़ चले। हिरावत, भैया, बचाओ! ओह मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? बचाओ! हवा तीनों को विभिन्न दिशाओं में उड़ाकर ले चली। हवा ने जयरावत को कुछ दूरी पर ले जाकर पृथ्वी पर पटक दिया। आह! नीलावत के साथ भी यही हादसा हुआ। आह! पृथ्वी पर गिरते ही नीलावत की चेतना लुप्त हो गई। इधर प्रलयकारी हवा ने हीरावत को भी बहुत दूर ले जा पटका था। ओह! वह भी शीघ्र ही बेहोश हो गया था। उधर दूसरी ओर आंधी के वेग से घबराकर मंजरी का घोड़ा तीव्र गति से वन में भागे जा रहा था। तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगी। आह! धड़ाक! मंजरी घोड़े की पीठ से उछल पृथ्वी पर जा पड़ी और बेहोश हो गई, जबकि सुदीक्षा का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ एक नदी में जा घुसा। ओह! अब मैं नहीं बचूंगी। भय के कारण सुदीक्षा के हाथों की पकड़ घोड़े की पीठ पर से ढीली हो गई, जिसके फलस्वरूप छपाक! और धन लक्ष्मी का घोड़ा वन में एक खंडर की ओर बढ़ा जा रहा था। ओह, यह घोड़ा मुझे कहाँ ले आया? खंडर का भयानक माहौल देखकर धन लक्ष्मी भय से सिहर उठी और सुध-बुध खो घोड़े की पीठ से नीचे जा गिरी। बहुत देर बाद जब प्रलयकारी आंधी रुकी तो पीड़ा से कराहता हुआ हीरावत पृथ्वी पर से उठा। मेरे दोनों भाई मुझसे बिछुड़ गए हैं, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर जयरावत व नीलावत की खोज में वह कई दिन अनवरत रुके बिना कुछ खाए पिए चलता रहा। चलते चलते वह वन से निकल पास के राज्य कुशानगर में पहुंच गया। बहुत खोजने पर भी जयरावत व नीलावत का कोई अता पता नहीं मिला। यह क्या विपदा टूट पड़ी मुझ पर? जयरावत व नीलावत कहाँ और न जाने किस हाल में होंगे। तभी वहां एक मुनादी करने वाला आ पहुंचा। सुनो नगर के लोगों, राजा का एक हाथी पागल हो गया है। वह कई दिन से कुशानगर में उत्पात मचा रहा है। उसने कई आदमियों को मार डाला है। महाराज का कहना है कि जो आदमी उस हाथी को मारेगा उसे वे आधा राजपाट दे देंगे। मुनादी कर मुनादी वाला आगे बढ़ गया। तभी बचो बचो, राजा का पागल हाथी लोगों को मारता व घायल करता इधर ही आ रहा है। हीरावत की समझ में न आया कि इस विषम परिस्थिति में वह क्या करे। वह जड़ सा अपने स्थान पर खड़ा रह गया। तभी जब हीरावत को बचाव का और कोई उपाय न सूझा तो उसने लड्डुओं की संदूकची पेड़ के नीचे छोड़ी और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। पागल हाथी भागता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा और अपनी सूंड लड्डुओं की संदूकची पर घुमा घुमा कर मारने लगा। सूंड के प्रहार से लड्डुओं की बंद संदूकची उलटकर खुल गई और सारे लड्डू बिखर गए। एक एक कर वह सारे लड्डू खा गया। लड्डू खाते ही थोड़ी देर में उसने भयंकर चिंगाड़ मारी और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़प कर वह शांत हो गया। यह देख पेड़ पर बैठा हीरावत चौंका। यह क्या? पागल हाथी संदूकची के लड्डुओं को खाते ही मर गया? तो क्या लड्डू विषैले थे? इसका मतलब लड्डू हम तीनों भाइयों को मारने के लिए दिए गए थे। फिर वह पेड़ से नीचे उतरा। तभी राजा के सैनिक वहां पहुंचे। ओह, तो तुमने इस पागल हाथी को मार डाला? तुम तो बहुत बहादुर हो युवक। सैनिक उसे उस देश के राजा महेंद्र दत्त के पास लेकर पहुंचे और महेंद्र दत्त को पागल हाथी के मरने की सूचना दी। युवक, तुमने पागल हाथी को मारकर हम पर बहुत उपकार किया है।
की हुई घोषणा के अनुसार हम तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा उपहार में देते हैं। महेंद्रदत्त अभी इतना ही कह सका था कि बाहर से आवाज आई, पिताजी महाराज जरा सुनिए। फिर महेंद्रदत्त उठकर द्वार की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह मुस्कुराता हुआ पुनः हीरावत के पास वापस लौटा। तो तुम राजपुर के युवराज हीरावत हो? जी, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना महाराज? इस बात को छोड़ो और हमारी बात सुनो। हम तुम्हें अपना आधा राजपाट देने के साथ साथ अपना दामाद भी बनाने जा रहे हैं। क्या? हाँ, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। ओह, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन महेंद्रदत्त ने हीरावत को आधा राजपाट सौंप दिया। हीरावत, आज से तुम राज्य के इस हिस्से के राजा हो। धन्यवाद महाराज। अब महेंद्रदत्त ने खूब धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह हीरावत के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात हीरावत अपनी दुल्हन को अपने महल में विदा करा लाया। तत्पश्चात जब उसने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, ओह रानी, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। यह मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई। तब उससे मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जानते हैं मैं कौन हूँ? तुम मेरी पत्नी और राजा महेंद्रदत्त की पुत्री हो। और कौन हो? स्वामी, मैं महेंद्रदत्त की पुत्री नहीं, अपितु राजपुर के प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हूँ। तुम प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हो? वही मंजरी जिसके साथ हमारी सगाई हुई थी? आपने ठीक पहचाना स्वामी, मैं वही मंजरी हूँ। ओह, तब तो वह विष भरे लड्डू अपने पिता के हाथों तुमने ही मुझे पहुँचाए थे। तुम उन विष भरे लड्डुओं को मुझे खिलाकर क्यों मारना चाहती थी? स्वामी, मैं भला अपने सुहाग को क्यों मारना चाहूँगी? वह सब तो मेरे पिता व उनके दोनों साथियों की चाल का एक हिस्सा था। कहकर उसने हीरावत को विस्तार पूर्वक अपने पिता सेनापति मंगलसेन व खजांची कुबेर दत्त के षड्यंत्र के बारे में बताया। सारी बात जानकर, ओह, तो प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची ने मिलकर हम तीनों भाइयों को इस प्रकार मारना चाहा था। हीरावत आवेश में भर उठा। सहसा उसे कुछ याद आया। उसने मंजरी से पूछा, लेकिन तुम यहाँ राजा महेंद्रदत्त के पास कैसे पहुंची? स्वामी, यह एक लंबी कहानी है। आपकी व आपके दोनों भाइयों की खोज में मैं जब सुदीक्षा व धन लक्ष्मी के साथ वन में पहुंची तो तेज आंधी में सुदीक्षा व धन लक्ष्मी से पिछुड़ गई और घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मैं कुशानगर के राजमहल में थी। हुआ यूं कि वन में भ्रमण करते हुए राजा महेंद्रदत्त की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह मुझे उठाकर अपने महल में ले आए। राजा महेंद्रदत्त चूंकि निसंतान थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पुत्री बना लिया। उस दिन पागल हाथी को मारकर जब तुम सैनिकों के साथ राजा महेंद्रदत्त के पास पहुंचे तो मैं कक्ष के बाहर खड़ी तुम्हें देख रही थी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, इसलिए मैंने आवाज देकर राजा महेंद्रदत्त को कक्ष से बाहर बुलवाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम्हारे कहने पर ही राजा महेंद्रदत्त को पता चला होगा कि मैं राजपुर का युवराज हीरावत हूँ। हाँ स्वामी, मैंने ही उन्हें यह बताया था। मंजरी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दुख भी हुआ है और खुशी भी हुई है। दुख इसलिए कि तुम्हारे पिता ने मेरे व मेरे परिवार के साथ दगा की है। खुशी इसलिए हुई है कि मुझे तुम जैसी साहसी व सुंदर पत्नी मिली है। कहकर हीरावत ने मंजरी को अपनी छाती से लगा लिया। इधर होश में आने पर जयरावत भी हीरावत व नीलावत की खोज में निकल पड़ा था। चलते चलते वह नदी तट पर बनी एक झोपड़ी के समीप जा पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, क्यों न यहाँ बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लूं, तब संदूकची में रखे लड्डुओं को खाकर पेट की भूख शांत करूंगा। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसने लड्डुओं की संदूकची बाहर निकाली। तभी झोपड़ी में सुदीक्षा बाहर निकली। जयरावत को वहां देख वह हतप्रभ रह गई। ये यहाँ? जैसे ही जयरावत ने लड्डू खाना चाहा, ठहरो, लड्डू को न खाना। यह सुन मुंह की ओर जाता हुआ हाथ जयरावत ने रोक लिया और चौंक कर सुदीक्षा की ओर देखा। क्या बात है, तुमने मुझे इस प्रकार लड्डू खाने से क्यों रोका? इन लड्डुओं को न खाओ, ये विष से भरे हैं। तुम्हें इस बात का कैसे पता है? तब उसे सुदीक्षा ने अपने और अपने पिता के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर, ओह, तो प्रधानमंत्री खजांची व तुम्हारे पिता ने हमें मारने की साजिश रची थी। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? आंधी में मेरा घोड़ा इस नदी में गिर गया था, तब मैं नदी में बहती हुई इधर आ निकली थी। इस झोपड़ी में रामू नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता है। उसी ने मुझे नदी में से निकाला
और मुझे बेटी बनाकर अपने पास रखा। ओह सुदीक्षा, तुमने तो हमारे कारण बहुत दुख उठाया है। रामू काका मछलियाँ पकड़कर आते ही होंगे। आओ झोपड़ी में चलो, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करती हूँ। चलो सुदीक्षा। सुदीक्षा जयरावत को झोपड़ी में ले आई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।